कैंपस स्टूडेंट्स बेटा नजर आ रहे हैं, विजिबल है। वोकैबुलरी का एक और टॉपिक आपका जो प्रीफिक्स है, आपकी बुक में पेज नंबर आप देखो मेरे ख्याल से, सॉरी, हाँ जी, जिन्होंने बुक्स खोलनी है तो बाय ऑल मींस बुक्स खोल सकते हो। अच्छा, प्रीफिक्स और सफिक्स ये आपके टॉपिक्स हैं जिनका मदर टर्म होती है अफेक्सेस। ठीक है, प्रीफिक्स वो आपके वर्ड्स या अल्फाबेट्स के लेटर्स होते हैं अंग्रेजी के, जो आप किसी भी वर्ड से पहले लगाते हो और अपने वर्ड को चेंज करते हो। पी का मतलब होता है पहले, PRE का मतलब होता है पहले। तो आप कोई भी वर्ड अंग्रेजी का या ज्यादातर लेटर्स को जब किसी एक असली डिक्शनरी वाले से पहले लगाते हो तो वो आपका प्रीफिक्स बनता है। सेम इज द केस, अगर आप कोई वर्ड के आगे कोई चीज ऐड करते हो तो वो आपका सफिक्स बन जाता है। कभी किया हुआ है ये सफिक्स और प्रीफिक्सेस? आइडिया तो होगा इसका, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते रहते हो। ये माइनर आपका एक टॉपिक है, लेकिन हम करेंगे जरूर इसको क्योंकि ये आप ही सकता है आपको। यूजुअली हमारे जो इस्तेमाल होते हैं, मिस है, डिस है। अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं, जैसे मिसअंडरस्टैंड हो सकता है, डिसएग्री हो सकता है, और इररेलेवेंट हो सकता है, इलीगल हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है। तो ये इस तरह के आपके जो है अनहैप्पी हो सकता है। तो ये आपके इस तरह के लेटर्स हैं जो अभी हमने लगाए हैं। ठीक है, कुछ कुछ कभी कभी वर्ड्स भी होते हैं कि जो हम साथ में लगाते हैं, जैसे POST लिखा हुआ है, पोस्ट एक उर्दू सॉरी इंग्लिश का वर्ड है कि नहीं? पोस्ट का क्या मतलब होता है? क्या करना? बेचना शायद होता हो, उसका मुझे नहीं पता। पोस्ट ऑफिस वाला पोस्ट, कोई भी चीज पोस्ट करना, कोई चीज सेंड करना या डिलीवरी के लिए देना। तो ये एक इंग्लिश का वर्ड है। अगर हम ओवर की बात करें तो ओवर भी आपका प्रीफिक्स में लगता है, कि जैसे ओवरलोड, लोड आपका होता है। डाउन भी एक वर्ड है, ओवर भी एक वर्ड है। ओवरलोड हो गया, ओवर ड्रामेटिक हो गया। तो कभी कभी प्रीफिक्स के उसके अंदर आपके अंग्रेजी के असली वर्ड्स भी लगते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो फ्यू लेटर्स लगते हैं। जैसे इन हो गया, अन हो गया, इन भी वैसे एक वर्ड है हमारा। मिस हो गया, MISS यहाँ नहीं लगेगा, MIS लगता है। तो कभी कभी सिर्फ लेटर्स लगते हैं पहले, और कुछ आपके एक वर्ड्स भी साथ में लग सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली प्रीफिक्स हो गया। बेस वर्ड का मतलब होता है, रूट वर्ड का मतलब या बेस वर्ड का मतलब जो असली में एक अंग्रेजी का कोई वर्ड हो, उससे पहले फिर हम कोई चीज जो लगाते हैं वो आपका प्रीफिक्स हो जाता है। सबको प्रीफिक्स और सफिक्स का आइडिया है या कुछ कुछ को है? कुछ कुछ को है, उधर से आवाज आई है कि कुछ को है। ये बेसिकली आपकी लिस्ट ऑफ प्रीफिक्स है, ये एक ही पेज पर है आपके। तो यू शुड गो थ्रू दीज कि क्या मेरे वर्ड्स हो सकते हैं जिनके पीछे मैं कोई लेटर्स या वर्ड लगाऊंगा तो मेरे प्रीफिक्स बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं सफिक्स की। ये बड़े माइनर से सब जल्दी जल्दी कवर करने हैं। सफिक्स आपके वर्ड्स के आगे कोई चीज लिखते हो तो, जैसे कि एग्री है तो मेंट लगाओगे आगे, MENT, तो अग्रीमेंट बन जाता है। और कोई बताओगे? साथ में काफी सामने आपके हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटी के आगे फुल लगा दिया तो आपका ब्यूटीफुल। और अगर आप ब्यूटीफुल के आगे फिर वाई लगा दोगे तो ब्यूटीफुली बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपने दो सफिक्स लगा दिए। कभी कभी आप दो सफिक्स भी लगा लेते हो। ब्यूटीफुल में तो ब्यूटी तो एक वर्ड है, हमने एक लगाया और फिर वाई भी साथ में लगा दिया तो फुली बन गया आपका। तो वो ब्यूटीफुली दो सफिक्सेस भी आपके लग सकते हैं। मीनिंग चेंज हो जाता है और फॉर्म ऑफ द वर्ड चेंज हो जाती है। जो वर्ड क्लास जिसको हम कहते हैं ना, तो वो आपका चेंज हो जाता है। आपका नाउन है, ब्यूटीफुल जो है वो आपका एडजेक्टिव होगा, ब्यूटीफुली आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम अपना सफिक्सेस लगाते जाते हैं, हमारा वर्ड क्लास यानी कि वो नाउन से एडजेक्टिव या एडजेक्टिव से समथिंग एडवर्ब वगैरह वो बढ़ता जाता है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें इस सेंटेंस में जो हम बना रहे हैं वहां ब्यूटी लगाना है, ब्यूटीफुल लगाना है, ब्यूटीफाई लगाना है, ब्यूटीफुली लगाना है। तो हमें पता होना चाहिए सिर्फ वो खूबसूरती को लेकर ब्यूटी लगाना है, ये हमें
पता है, लेकिन ब्यूटी का कौन सा फॉर्म लगाना है ये पता होना चाहिए, तभी हमारा फिर जुमला ग्रामेटिकली सही होता है। कभी कभी हमारी स्पेलिंग ठीक होती है, लेकिन उधर ब्यूटीफुल आना था, हमने गलती से ब्यूटी लिख दिया, या ब्यूटीफाई आना था, ब्यूटिफिकेशन आना था, हमने जो है वो खाली वहां ब्यूटी लिख दिया है, तो वो हमें हमने कौन सा टाइप ऑफ वो लिखना है। इधर आप देखोगे TION जो है ना वो आपका बनता है, तो ब्यूटिफिकेशन शन जो है वो भी आपका जो है वो सफिक्स होता है। SION भी आपका इस तरह होता है, जैसे डिक्टेट है उससे डिक्टेशन बन जाता है। तो जो भी वर्ड के आगे हम एडिशनल वर्ड या लेटर्स के अंग्रेजी के, वो हमारा सफिक्स हो जाता है। क्लियर है या यू वांट मी टू गो थ्रू अगेन? अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आपको भी क्लियर है? बिल्कुल आ सकते हैं, अभी तो मैंने बताया था ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली दो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कंडीशन और कंडीशनल, कंडीशन तो खैर वैसे एक ही, दो आ सकते हैं। केयरलेस है तो केयरलेसनेस हो सकता है, तो लेस और नेस दोनों आपके सफिक्स हैं, तो आप दो लगा सकते हो। सबके साथ नहीं लगते, लेकिन कुछ के साथ लग सकते हैं। सॉरी, प्रीफिक्सेस नहीं आते थे जी। एंटोनिम्स सिनोनिम्स क्लियर हैं? किस किस बच्चे ने स्टार्ट कर लिया हुआ है? ओके, सिनोनिम्स क्या होते हैं? वर्ड सिमिलर मीनिंग ना, मिलते जुलते मीनिंग उनके, लेकिन अगेन मिलते जुलते होते हैं, इसमें 19-20 होता है। आप जरूरी नहीं होता कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पहला लिखा है abandon, तो आप लीव ही लगा सको। मिलते जुलते होते हैं तो हमने ये देखना है कि मैंने यहाँ abandon के दो लिखे हुए ना, लीव और, तो दोनों में से कौन सा वाला मेरे सिचुएशन में सही बैठ रहा है वो मैंने लगाना है। तो वो मिलते जुलते होते हैं, 19-20 के फर्क। तो हमने देखना होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, अगर मैं जुमला बना रहा हूं तो मैंने कौन सा वाला सही लगाना है। अगर वो आपको दोनों दे देते हैं, जी फौजिया डू हैव अ क्वेश्चन? फॉर एग्जांपल आपको अबेंडन दिया और ABCD में सिर्फ उन्होंने लीव डाल दिया है एक सही आंसर और बाकी गलत डाल दिए हैं। उन्होंने अबेंडन वर्ड दिया है, उसमें लीव भी डाल दिया है, डेजर्ट भी डाल दिया है, तो वो आपको फिर एक नया ऑप्शन देंगे। फॉर एग्जाम्पल A एंड C आर करेक्ट, जिसमें ए में लिखा होगा लीव और दूसरे में सी में आपका दूसरा आंसर होगा। जब वो आपको दो आंसर्स देते हैं अलग अलग ऑप्शंस के अंदर, तो वो आपको एक तीसरा ऑप्शन देते हैं कि जी A और D को करेक्ट कर लो या B और D को करेक्ट कर लें। तो वो आपको ई में, जैसे मैंने पहले कहा था कि नन ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव, और ये वाला सिचुएशन भी कि A एंड C आर करेक्ट, उनको भी बगैर देखे टिक नहीं करना। वो ट्रिक करने के लिए भी आपको दे सकते हैं। आपने ये नहीं देखना A और D लिखा, चलो या A और B लिखा है या B और D लिखा तो उसको मैं टिक कर दूं। ऑप्शंस पढ़कर हमने फिर आगे उनको चेक करना है। कौन कौन से लेटर्स में पहुंच गए बताते हैं क्या? ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ओके, और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं? नंबर ऑफ वर्ड्स देख लो कितने सारे हैं, और मतलब ये दो दो कॉलम्स हैं और अल्फाबेटिकल हैं। बच्चे फिर पूरे नहीं करते, तो इस वजह से वो कहते हैं कि जी ज्यादा आउट ऑफ कोर्स आ गया था। आ भी सकता है बाहर से, लेकिन हम अपना तो एटलीस्ट कवर करके जाए ना, जो हमें प्रोवाइड किया हुआ है। जब हमने अगर एन के लेटर्स छोड़ दिए, पी से ऑनवर्ड्स नहीं किया या एल से ऑनवर्ड्स नहीं किया, और उधर से ही उन्होंने दे दिया, तो फिर तो हमें लगेगा ना। अभी जो लास्ट कल मेरे हाथ से जो पेपर हुए हैं बच्चों के, एक दो ने ही मुझे भी फीडबैक दिया, उनको लेटर आया था, और लेटर वो पास पेपर एक टॉपिक का लेटर आया था। मार्क्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसके ऊपर जो है ना वो न्यूज एडिटर को खत लिखे। एंटोनिम्स का भी क्लियर है? वर्ड ऑपोजिट, ओके गुड। अच्छा, पेपर करते वक्त मैंने शायद आपको ये पहले भी बताया होगा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कभी कभी वो पहले 3-4 क्वेश्चन सिनोनिम्स दे देते हैं कि इस वर्ड का सिनोनिम बताएं, इसका सिनोनिम बताएं, इसका सिनोनिम बताएं, अचानक पांचवा एंटोनिम आ जाता है। तो हम अपने माइंड सेट से कि जो 4 सिनोनिम थे तो पांचवा भी सिनोनिम ही होगा, हम जल्दी से ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी वो ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, एक सिनोनिम एक एंटोनिम, एक सिनोनिम एक एंटोनिम। तो क्वेश्चन को पढ़ना है कि वो हमसे एंटोनिम मांगे कि हमसे इस लफ्ज का सिनोनिम मांग रहे हैं।
एक सीक्वेंस में नहीं चलते जाएंगे बेध्यानी से, कभी कभी मार्क्स बेध्यानी की वजह से भी कट जाते हैं। होमोनम्स क्लियर है? होमोनम्स क्या होते हैं? सेम साउंड, डिफरेंट मीनिंग, सेम स्पेलिंग, सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं, वो होमोनम्स कैटेगरी में आते हैं। इधर होमोनम्स की कैटेगरी में उन्होंने वर्ड पेयर भी दिया हुआ है, जिसको आप वर्ड पेयर कह लो या कंफ्यूजिंग वर्ड्स कह लो। कि जैसे एक्सेस और एक्सेस है, एडवाइस कहाँ लगाना है, एडवाइज कहाँ लगाना है, बिसाइड कहाँ लगाना है, बिसाइड्स कहाँ लगाना है, ऑल टुगेदर कहाँ, ऑल टुगेदर कहाँ लगाना है, ऑल राइट कहाँ लगाना है, ऑल राइट कहाँ लगाना है। तो ये आते कम है, लेकिन आ सकते हैं ए और बी। आपने इनकी तैयारी या इनको देखना इसलिए है कि ताकि आप अपनी पीस ऑफ राइटिंग में वो गलती ना करो। आपको पता हो कि कौन सा अफेक्ट आना है, कौन सा आपका बिसाइड यहाँ आएगा या बिसाइड्स आएगा, आपका ऑल राइट कौन सा वाला आना है। एक वर्ड आना है जिसमें सिंगल एल लगता है, या ऑल अलग और राइट अलग, बीच में गैप देके दो अलग अलग वर्ड वाला ऑल राइट आना है। तो ये आपकी पीस ऑफ राइटिंग के लिए ये वाला पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पेयर वर्ड कह लो या कंफ्यूजिंग वर्ड्स कह लो, मिलते जुलते जो हो गए। सॉरी, एमसीक्यूज के बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि विकैबुलरी से वो कुछ भी दे सकते हैं। सिर्फ ये है कि इंडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और आपके फिगर्स ऑफ स्पीच ये ज्यादा देते हैं। अभी जितना भी ट्रेंड चल रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर 10 क्वेश्चन है तो आप समझो कि 8 क्वेश्चन जो होंगे आपके एमसीक्यू वो इन चारों से ही रिलेटेड होंगे। तो वो जो एक दो तीन रह जाते हैं वो कभी होमोनम्स दे दिए, कभी वर्ड पेयर वाला दे दिया आपको, कभी प्रीफिक्स वाला दे दिया, वो उनका रेशो कम है। तो ये मैं नहीं कह सकती कि इनमें से आएंगे ही नहीं। तो हमने पेपर के लिए भी इनको देखना है, बेशक थोड़ा कम टाइम इनको दे दो, बाकी टाइम आप एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स और फिगर ऑफ स्पीच को दो, इनको कवर तो करना है। लेकिन इस वाले होमोनम्स को जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, इनको हमने इस वजह से भी करना है ताकि हमारी पीस ऑफ राइटिंग में ये जो हम अगर गलतियां करें, आगे उन्होंने मीनिंग के साथ साथ आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी दे दिए हैं, ताकि अगर कभी हमें यूज करना पड़े अपनी पीस ऑफ राइटिंग में तो हमें पता हो कि यहाँ ये वाला ऑल टुगेदर आना है, यहाँ वो वाला ऑल टुगेदर आना है। तो इस वजह से तो राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसको कवर करने की जरूरत है। स्पेशली उन बच्चों को कि जिनको लगता है कि हमसे इन जो पेयर वर्ड्स हैं या जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं इनमें गड़बड़ होती है, स्पेशली वो जरूर। जैसे वो एक दफा शायद आपके साथ किया था या बैच 22 के साथ, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, तो होमोनम्स में थे वो, उनमें भी उनको समझ नहीं आ रही थी कौन सा वाला प्रिंसिपल कौन सा वाला प्रिंसिपल है, तो या आ भी गया बाय चांस। ये एल वाला प्रिंसिपल क्या होता है? सॉरी, पी एल ई वाला उसूल होता है, और तो पी ए एल वाला क्या होगा? प्रिंसिपल ही है, सिर्फ वो नहीं। इधर देखो प्रिंसिपल, क्यों कहते हैं हम उन साहब या साहबा को प्रिंसिपल? क्योंकि वो हेड ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो प्रिंसिपल मतलब कोई मेजर चीज, कोई इंपॉर्टेंट चीज, नॉट ओनली स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ठीक है, उनका नाम या उनकी डेजिग्नेशन का नाम रादर प्रिंसिपल इस वजह से है क्योंकि वो हेड हैं या सीनियर मोस्ट, समझो कि एम्प्लॉई हैं, या इवन दो ओनर भी अगर है तो वो प्रिंसिपल है, तो वो सीनियर मोस्ट है, मेजर है, इंपॉर्टेंट तरीन जो है वो इंसान है उस इंस्टीट्यूशन का। तो इस वजह से ये पी ए एल प्रिंसिपल है, दैट कैन गो फॉर द भी, लेकिन प्रिंसिपल आपका जो है वो मेजर या इंपॉर्टेंट चीज को कहते हैं, और ये वाला जो है वो उसूल होता है आपका। ओके,
अभी तक आए नहीं है, लेकिन एब्रिविएशन एंड एक्रोनिम्स आपको आ सकते हैं। एंड again acronyms sorry and abbreviations are not only for कि MCQs के अंदर आएंगे, ये आपने अगर पीस ऑफ राइटिंग में अपने कर रहे हो abbreviations और acronyms, तो आपको उनको लिखने का तरीका आना चाहिए। अब जैसे यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, आप देख रहे हो PLZ प्लीज, ये आपने नहीं लिखना है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, आपने पूरा प्लीज लिखना है, चाहे आप इनफॉर्मल लेटर राइटिंग कर रहे हो चाहे आप फॉर्मल लेटर राइटिंग कर रहे हो। हम लिखते हैं ना B/W बिटवीन, तो आपने पूरा लिखना है। जैसे बाय द वे हम कर देते हैं BW BTW ना, तो वो नहीं करना। बाय द वे अगर लिखना है तो पूरा बाय द वे आपने लिखना है अपनी पीस ऑफ राइटिंग में। और सेम तरीके से रिलेटेड कोई MCQ में क्वेश्चन आ जाता है तो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये इन चीजों को इस वजह से भी कुछ टॉपिक्स को हमने जो है वो पढ़ना है कि अगर वो विकैबुलरी के क्वेश्चन में नहीं भी आता तो हमारी पीस ऑफ राइटिंग में हमें काम आएगा। अगर हम ये BW इस तरह लिख देते हैं या BWT लिख देते हैं या PLZ लिख देते हैं तो वो इनकरेक्ट हो जाएगी हमारी पीस ऑफ राइटिंग। अब जैसे AS अगर हम लिखते हैं एज सून एज पॉसिबल लिखना चाहिए, ए साथ नहीं लिखना चाहिए प्रोफेशनल राइटिंग में भी और इनफॉर्मल राइटिंग के अंदर भी। कभी कभी आपको या जो वो होते हैं जैसे CFA है हमारा, वो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो और उसकी जो फुल फॉर्म है वो आप बाहर लिख दो, या वाइस वर्सा कर दो कि अगर आपने शॉर्ट फॉर्म या एक्रोनिम जो है वो सेंटेंस के अंदर डालना है तो उसकी फुल फॉर्म आप ब्रैकेट के अंदर डाल दो, ताकि आपके रीडर को पता चल जाए कि ये CFE स्टैंड्स फॉर व्हाट, WHO स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो आपने WHO लिखना है, आपकी अगर किसी वजह से रिक्वायरमेंट है बाय ऑल मींस लिखो, लेकिन ब्रैकेट को मेंशन कर दो। या बाहर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिख दो, ब्रैकेट के अंदर WHO लिख दो, अगर आप चाह रहे हो कि आपने WHO कहीं ना कहीं मेंशन करना है। एक चीज ये, और दूसरा पंक्चुएशन में अगर आप लोगों को याद हो जब हम कप्स कर रहे थे, P से आपका पंक्चुएशन बन रहा था, जब एक्रोनिम्स या एब्रिविएशन बना रहे होते हैं हम, तो उसके बीच में फुल स्टॉप डालना होता है, डॉट डालना। अगर आप फॉर एग्जांपल WHO ही लिख रहे हो तो W.H.O. आएगा। एक्रोनिम्स और एब्रिविएशंस के बीच में हमने हमेशा डॉट डालना होता है। WHO अगर हम गलत चाहे कैपिटल में भी लिख देंगे तो वो देखने में इनकरेक्ट होगा, पढ़ने में इनकरेक्ट होगा। बीच में आपको एक फुल स्टॉप डालने की जरूरत है, डॉट डालने की जरूरत है। इवन आफ्टर O, चाहे आपका अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, वो O के बाद जो डॉट है वो एंड ऑफ द फुल स्टॉप नहीं होगा सेंटेंस का, वो आपके उस एक्रोनिम या एब्रिविएशन का हिस्सा है, क्योंकि आपने W के आगे भी डाला था, H के आगे भी डाला था, तो O के आगे भी डाला था, वो एंड वाला फुल स्टॉप नहीं होगा। फॉरेन लैंग्वेज भी आनी चाहिए। हाँ, आपका एक ये भी है ब्रिटिश एंड अमेरिकन लैंग्वेज। इससे अभी तक मेरे बच्चों में से किसी ने फीडबैक मुझे नहीं दिया कि कोई क्वेश्चन उनको आया हो। एज फार एज राइटिंग इज कंसर्न, हम ब्रिटिश स्पेलिंग लिख लें या अमेरिकन स्पेलिंग लिख लें, वो दोनों करेक्ट ही मानी जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल ऊपर वाले पैराग्राफ में अगर आपने ब्रिटिश लिखी और अमेरिकन लिख दिए तो भी कोई गलती मानी नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे करिकुलम के अंदर बेसिकली दोनों ही चल रही है। फोकस हमारा ज्यादा पाकिस्तानी करिकुलम पे ब्रिटिश का है, लेकिन क्योंकि बच्चे अमेरिकन प्रोग्राम्स देखते हैं या अमेरिकन नॉवेल्स पढ़ते हैं और समथिंग होता है, तो उनकी अमेरिकन स्पेलिंग्स भी उनकी राइटिंग में है और ब्रिटिश भी है, क्योंकि हम बचपन से ब्रिटिश करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं, भी लिख देते हो तो चलेगा एज फार एज राइटिंग इज कंसर्न। लेकिन अगर MCQ में आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि अमेरिकन इंग्लिश में क्या स्पेलिंग है और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या स्पेलिंग है। अभी तक कोई MCQ आया नहीं है, बट आ सकता है। व्हाट इज द फॉलोइंग स्पेलिंग ऑफ अमेरिकन लिटर? तो लीटर का स्पेलिंग अमेरिकन की कुछ और है, या अमेरिकन की कुछ और है और ब्रिटिश की कुछ और है। तो ये एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि स्पेलिंग डिफरेंट है। कलर में उनका यू होता है ब्रिटिशर्स का, अमेरिकन ओ यू नहीं डालते। नेबर के अंदर भी आप समझो कि वो हर जगह OUR के बजाय O ही खाली डालते हैं। OU का कॉम्बिनेशन अमेरिकन में लैंग्वेज में नहीं होता। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट दी हुई है कि कहाँ RE यूज किया जाता है अमेरिकन और ब्रिटिश के अंदर, कहाँ OUR का जो है वो यूजेज किया जाता है, कहाँ आपका IES और कहाँ ZE। अमेरिकन जो है वो ZE यूज करते हैं, ब्रिटिशर्स जो है वो SE यूज करते हैं।
सेम इज द केस विद एनालाइज वगैरह। आई एक उनका और भी होना चाहिए डिफेंस का, हाँ यस। लाइसेंस और डिफेंस की स्पेलिंग में भी दोनों के फर्क होता है, एक्सेप्टेबल दोनों ही है बट हमें पता होना चाहिए। प्लूरल में भी फर्क है, अगर आप डबल एल लगा रहे हो एक उसमें ब्रिटिश डबल एल अगर आप लगा रहे हो और साथ में अपना ईडी लगा रहे हो या वाई लगा रहे हो तो अमेरिकन स्पेलिंग में ठीक लगेगा। ट्रैवलिंग में आपको डबल एल लगाने की जरूरत नहीं है, अमेरिकन में, ब्रिटिश में लगाने की जरूरत है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अमेरिकन लैंग्वेज में सिरे से वर्ड्स ही डिफरेंट होते हैं ब्रिटिश लैंग्वेज से। अगर ब्रिटिश वाले ब्रिस्किट्स बोलते हैं तो अमेरिकन जो है वो कुकी या क्रैकर बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या बोला जाता है, बिस्किट, क्योंकि हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो ब्रिटिश वालों का है, तो इस वजह से अगर कुकी बोलोगे तो आपको क्या है पता भी होगा तो ना, वो जरा डिफरेंस है। तो इस वजह से इन सारे लिफ्ट जो इसमें वर्ड्स में आप देखो तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम ब्रिटिश वाले फॉलो करते हैं, क्योंकि अगेन वो हम बचपन से करिकुलम हमारे जो सिस्टम है एजुकेशन का वो ही ब्रिटिश वालों का है, तो इस वजह से अमेरिकन हम वो यूज करते हैं शायद प्रोग्राम वगैरह या कोई नॉवल वगैरह ऐसा पढ़ते हैं या इंटरेक्शन हमारी किसी अमेरिकन से हो तो, वरना ज्यादातर हम ब्रिटिश वाला ही फॉलो करते हैं। ओके, फ्रेजेस एंड इडियम्स हमने किए हैं। इडियम्स का बच्चा मैं दोबारा आप लोगों को याद करा दूं, ऑलमोस्ट हर ही क्लास में तकरीबन मैं करा रही हूँ कि एंड ऑफ द बुक में आपके हैं पेज 233 या ऑनवर्ड्स में, और यहाँ भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है लिस्ट ऑफ इडियम्स इज प्रोवाइडेड इन एंड में, ठीक है। ये ना इडियम ही नहीं दिया तो हमने इडियम्स करने ही नहीं है। किसके बच्चे ने इडियम स्टार्ट कर लिए हैं? नहीं किए कोई बात नहीं, कर लेना स्लो एंड स्टडी, लेकिन करने हैं। फॉरेन फ्रेजेस, फॉरेन फ्रेजेस का क्या मतलब है? कुछ इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे हैं जो ओरिजिनली के नहीं है, उन्होंने दूसरी लैंग्वेजेस से बोरो किए हुए हैं, ठीक है। कुछ अमेरिकन है, सॉरी कुछ अरबिक हैं, कुछ इंडियन है, हिंदी पाकिस्तानी उर्दू टाइप मिक्सड है, कुछ जो है वो टर्किश है, कुछ लैटिन है, कुछ उनके अपने भी हैं, जारी बात है। तो कुछ इस तरह के वर्ड चॉइस भी उन्होंने दिए हुए हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी में जैसे हमारे उर्दू में भी बहुत सारे वर्ड्स हमने दिए हुए हैं और वो उर्दू का हिस्सा है, क्योंकि ओरिजिनली उर्दू के वर्ड्स नहीं है, तो तकरीबन सारी लैंग्वेजेस जो है वो बाहर से बोरो करती हैं कोई ना कोई वर्ड्स। तो ये उन्होंने जरा सी लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं आपको। अभी तक इससे भी कुछ रिलेटेड बाय द वे क्वेश्चन एज फार एज मेरे स्टूडेंट्स आर कंसर्न, उन्होंने मुझे कोई फीडबैक नहीं किया कि फॉरेन फ्रेज से या अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हो, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, वो सिर्फ आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मेंशन किए हुए हैं आपकी बुक में, ताकि आपको पता हो कि ओके ये भी कोई चीज है, ये भी कोई चीज है, जिसने एक्सप्लोर करना है वो अपने ओन पर इसको एक्सप्लोर करे। ओके, एंड फोर, कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ ना आ रही हो? इसका मतलब सारे बच्चे पहली दफा में 80+, 90+ लेके आओगे, एक्सटेंशन, सॉरी बेटा राइटिंग की प्रैक्टिस हम लैब की अगर बात करें तो वो जब हमारा कोर्स एंड हो जाएगा जब हमारी रिवीजन स्टार्ट होगी, वरना लेटर की प्रैक्टिस हमने थोड़ी थोड़ी कर दी है। अब लेटर के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना ईमेल और मेमो की प्रैक्टिस, जो हम चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं। तो इधर की अगर बात करें रजिस्टर की, तो वो तो हम तकरीबन स्टार्ट कर चुके हैं, कल परसों से हम दोबारा थोड़ा थोड़ा शुरू कर देंगे। लेकिन लैब की जहाँ तक बात है वो हमारा जब कोर्स कंप्लीट होगा तो। अच्छा जी, एक चीज मैंने आप लोग से शेयर करनी, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा कोई क्वेश्चन?
मेन प्रैक्टिस यस, लेकिन आपको वेट नहीं करना कि लैब में जाएंगे तो राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो अभी खुद से ही मेरे प्रोवाइड ना करने के बावजूद वो टॉपिक्स कहीं से ढूंढते हैं और मुझे लेटर्स लिख के दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ लेटर्स पे ही काम किया हुआ है। बहुत आप लोगों के बैच के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो अपने ओन पे कर रहे हैं। तो जिसको जितनी थर्स्ट होगी ना, जितनी जिसको अर्ज होगी कि मैं जल्द से जल्द समझूं और प्रैक्टिस करूं, वो घर बैठ के भी करेंगे। आपको क्या करना है, देखो टाइपिंग लैब में बैठकर आपने टाइपिंग की, आई एग्री, कितने बच्चे जिनके पास सिस्टम है घर पे, तो वो घर पे क्यों नहीं करेंगे टाइपिंग की प्रैक्टिस? व्हाई वेट फॉर द लैब? लैब में आपकी सिर्फ टाइपिंग की प्रैक्टिस होनी है। जो यहाँ है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो तो नहीं ना कंप्यूटर सिखाएगा आपको, वो तो खुद ही करना है। तो उसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं करो रजिस्टर के ऊपर? अगर किसी के पास सिस्टम नहीं है और जिन जिन बच्चों के पास घर में सिस्टम है, तो वो घर में क्यों नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस? क्योंकि लैब में टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए ही बच्चों को भेजा जाता है कि जिनके पास घर पे कंप्यूटर्स का एक्सेस नहीं है। लेकिन जो सोचना है, जो सेंटेंस बनाना है, जो टाइम अपना मैनेज करना है कि मैं कितनी देर में कितना लेटर लिख लेता हूँ, 20-25 मिनट के बजाय मुझे 1 घंटा अगर लेटर, आपको टाइम मैनेज करना है आपने, तो वो तो आप रजिस्टर पे लिख के भी कर सकते हो, और जिनके पास सिस्टम है वो अपने घर पे भी लिख के बैठ कर सकते हैं। तो सो डू नॉट वेट कि लैब ओपन होगी हम जाएंगे तो हमारी फॉर्मल जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। क्लियर है ना? जितनी प्रैक्टिस हम अपने ओन पर कर रहे हैं और कर सकते हैं, द बेटर। वो तो एक एडिशनल हेल्प है। जी बेटा 1 मिनट, मैं आपका मैसेज देखती हूँ जो भी बच्चे ने अभी चैट में किया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। वर्ड और जो सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स अगर मैं आपको बोलूं तो क्या होते हैं, आप लोग दोबारा मुझे जरा बताना। वर्ड विद सिमिलर मीनिंग। आप कैसे बताओगे कि इस वर्ड का ये मिलता जुलता वर्ड है, अगर 3-4 ऑप्शंस आ गई हो तो? उस वर्ड का मीनिंग पता होगा या याद किया हुआ होगा? तो आप सिनोनिम्स दो तरीकों से एमसीक्यूज वो देते हैं सिनोनिम से रिलेटेड। एक तो सीधा सीधा लफ्ज डाला और बोल दिया कि इसका नीचे दिए गए सिनोनिम में से वर्ड्स में से कौन सा वर्ड सिनोनिम है, ए बी सी या डी। सिनोनिम ऑफ डैश एबीसीडी में बता दो। ये तो एक सिंपल सा सिनोनिम हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डैश? एबीसीडी में बता दें इस वर्ड का जो हमने दिया उसका मीनिंग क्या है। वही कि आपको अगर उस वर्ड की मीनिंग आती होगी तो सिनोनिम भी ढूंढ सकते हो, और उस वर्ड की मीनिंग पता होगी तो एबीसीडी में उस वर्ड की मीनिंग भी ढूंढ सकते हो। इसी वजह से उन्होंने सेंटेंसेस आगे दिए हैं बनाकर आपको, कि आपको आइडिया हो कि ये कहाँ यूज। तो ये सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस जो हैं वो दो तरीकों से आते हैं कि ए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फलाना वर्ड, एबीसीडी में बताओ, या व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फलाना वर्ड और एबीसीडी में से आप बताओ। जी ऑनलाइन बच्चों का एक दो का मैसेज आया हुआ है, आई होप आवाज का मसला ना हो। वो गुड फौजिया, फौजिया ने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कर लिए हैं, गुड जॉब। जी बेटे रिपोर्ट की प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए क्लैपिंग हो रही है फौजिया। मैम इडियम्स एमसीक्यू टाइप होंगे? जी बिल्कुल एमसीक्यू टाइप होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किक द बकेट, वो सामने सामने बता भी देंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम किक द बकेट, और फिर नीचे आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे। या आपको वो थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए ऊपर मीनिंग दे देंगे और नीचे कह देंगे कि इस मीनिंग का कौन सा वाला आपका इडियम बनता है। टू डाई फॉर एग्जाम्पल दे दिया है, और नीचे किक द बकेट दे दिया है, हार्ड नट टू क्रैक दे दिया है, पीस ऑफ दिया है, तो वो कहेंगे कि आपका कौन सा वाला मतलब जो हमने दे दिया है वो कौन से वाली इडियम का मतलब है। मतलब हमने दे दिया है, इडियम आप बता दो। कभी कभी इडियम हम दे देंगे, मतलब आप बता दो। तो वो
दो तरीकों से इसको भी आपको कैटर कर सकते हैं। अच्छा जी मैम, रिपोर्ट की प्रैक्टिस बिल्कुल करानी है बेटा। रिपोर्ट की प्रैक्टिस तो आप समझो कि सबसे ज्यादा ही होगी, स्टेप्स जरा ज्यादा है तो इस वजह से कंफ्यूजन हो जाती है। बट बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ रिपोर्ट हम स्लो एंड स्टडी चलेंगे कि पहले हमने जो लेटर किया था उसकी प्रैक्टिस की थी, लेटर के बाद हम ईमेल की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम मेमो की प्रैक्टिस, सर्कुलर की प्रैक्टिस, और फिर हम मेमो रिपोर्ट के ऊपर आएंगे। थोड़े से इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे ताकि एकदम ओवरवेलमिंग ना हो जाए बच्चों के लिए कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों की लेटर में भी अभी गलतियां हो रही हैं। अच्छा जी, अब आप एक काम करो, अपने रजिस्टर्स निकालिए और आज हम ईमेल करते हैं। आई गिव यू अ टॉपिक। मैम इडियम्स में एग्जाम्पल ऑफ यूज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ यूज यानी कि यूज द इडियम्स इन सम काइंड ऑफ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। लाइबा, आप ये पूछ रहे हो क्योंकि एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यू में तो वो आपसे नहीं, ना ना लिखने को नहीं कहेंगे, वो सिर्फ आपसे एबीसीडी में ऑप्शन पूछ लेंगे कि ये इडियम है, एबीसीडी में हमने इसका मतलब दिया हुआ है, बता दो इस इडियम का मतलब क्या है, या ऊपर मतलब दे दिया है, बताओ ये किस इडियम का मतलब है। एबीसीडी में इडियम्स दे देंगे डिफरेंट, और ये भी हो सकता है नन ऑफ द अबव भी दे दें। चार ऑप्शन डाले हैं, ऊपर जो मीनिंग चारों ही ऑप्शन का नहीं है तो वो नन ऑफ द अबव डाल देंगे कि किसी भी इडियम का मीनिंग ऊपर वाले से मैच नहीं करता। बट अगेन बगैर सोचे समझे नन ऑफ द अबव हमने क्लिक नहीं करना है। बिल्कुल भेज दूंगी, बल्कि मैं आप लोगों को टॉपिक देके मैं अभी ही भेज, और मैं वो लिस्ट भेजूंगी आप लोगों को कि जो कंपाइल की हुई है फिलहाल की, जो प्रीवियस ट्रेंड में आईकर की तरफ से आए हुए हैं, रैंडम नहीं है वो, ठीक है। अह, अच्छा, आप लोगों के साथ तो मैंने ईमेल की भी नहीं, तो आओ गिव दैट टू यू। चलो ये पूरा ही लेंगे। जी मैंने एक आपके साथ डेटा शेयर किया है, इसमें मेमो भी है और ईमेल भी है। आज हमने ईमेल पढ़ी है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा देखिएगा, आपको रिसीव हो गया, इधर से चला गया मैसेज। प्लीज टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, अभी लिखना शुरू नहीं करो। कोई टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ ले, क्योंकि टॉपिक लंबा है। कौन क्या है, रिसीवर कौन है, सेंडर कौन है, पहले उसको माइंड में रखो। टॉपिक क्या है, नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज डू आस्क एंड देन स्टार्ट राइटिंग। और आपने लिखना भी कैसे है कि पहले आपने ईमेल आईडी जो है वो एक, कौन सा वर्ड लिखेंगे, आई एम नॉट श्योर।
अभी लग नहीं रहा। ये स्टार्ट में बेटा आप लोगों ने ये मेंशन टॉपिक पढ़ लो पहले, और स्टार्ट हमने करना है कि फेक ईमेल आईडी बनानी है हमने, टू फ्रॉम, और फिर सब्जेक्ट हमने लिखना है। पहले प्लीज सब्जेक्ट पढ़ लो, टॉपिक पढ़ लें। समझ आ गया क्या करना है? कौन बताएगा? किसने किसको लिखना है? खान ने। ओके। और 10 डेज की एक्सटेंशन किस चीज की मांगनी है? ओके। और ये फराह खान कहाँ काम करती हैं? हाउस ऑफ डिजाइन में काम करती हैं। ओके। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ हाशिम कंपनी? ओके, ठीक हो गया। अब ये रेनोवेशन जो प्रोग्राम है, ये आपने अपना खुद कॉमन सेंस यूज करना है कि कार्स कंपनी का नाम है तो आप कोई कार की शोरूम का रेनोवेशन कर सकते हो, इन साहब के मेन ऑफिस का रेनोवेशन कर सकते हो, पूरी बिल्डिंग का रेनोवेशन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। सिर्फ यहाँ मेंशन है कि आपका एक रेनोवेशन का प्रोजेक्ट है एक्सवाईजी कंपनी के साथ, और एक्सवाईजी कंपनी के अंदर मिस फरा काम करती हैं, तो वो रेनोवेशन कहाँ की कर रहे हो वो दैट इज गोइंग टू बी अप टू यू। ठीक है। और क्या हैं रीजंस आपके सॉलिड होने चाहिए कि आपको 10 डेज की एक्सटेंशन क्यों चाहिए। दिल नहीं करा ऐसी छुट्टी दे दे, इसलिए नहीं, वेकेशन पे फैमिली के साथ जाना है मैंने मरी, तो इसलिए 10 दिन की एक्सटेंशन दे दे, तो इस तरह की नहीं चाहिए, चलेगी। ठीक है, प्रोफेशनल है। लेफ्ट स्टार्ट करेंगे, वर्ड लिखोगे फ्रॉम। एक्चुअल ईमेल के अंदर जब हम लॉगिन करते हैं ना बेटा, तो वो ये फ्रॉम और टू सॉरी नहीं, फ्रॉम लिखा हुआ आता है हमारी अपनी आईडी। लेकिन अगर पेपर में आपको आ जाता है तो पेपर के अंदर वो एक ब्लैंक बॉक्स दे देंगे, उसके अंदर हमने ज्यूम करना होगा कि हम एक प्रॉपर आईडी वाला सिस्टम बना रहे हैं, तो ये FROMB हमें वहां लिख। एक्चुअल ईमेल जब हम करते हैं तो वो ऑलरेडी फ्रॉम लिखा हुआ आता है हमारी आईडी, हम सिर्फ टू भी लिखा हुआ आता है, टू के आगे हम सिर्फ आईडी लिख देते हैं, सब्जेक्ट का वर्ड भी लिखा आता है, हम सिर्फ उसके आगे सब्जेक्ट लिख देते हैं। लेकिन इधर क्यों बॉक्स देंगे तो सब कुछ हमने खुद फिल करना, और आपका जो वर्ड काउंट होगा वो फ्रॉम से लेकर एंड तक होगा। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन? मैम 4.2 समझा देंगे। उनको लिखा है ना, मगर प्लीज मैंने फेक यहाँ लिखा है लेकिन थोड़ी प्रोफेशनल हो। प्रिंस खुरम नहीं, डॉली मिस फरा नहीं, प्रिंसेस फरा नहीं, प्रोफेशनल फरा की भी प्रोफेशनल हो, और ये जो हाशिम या खुरम जो भी हैं उनकी भी प्रोफेशनल हो। ईमेल की बना लो, हॉटमेल की बना लो, याहू की बना लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, लेकिन वो @ से पहले जो बना रहे हैं वो प्रोफेशनल चीज होनी चाहिए, 1 2 3 और इस तरह की ना, की नहीं हो, इमेच्योर ना हो। जी सईदा बेटा, मैं अभी बताती हूँ आपको आंसर। अच्छा, कोई प्रॉब्लम टॉपिक को रिलेटेड? ऑनलाइन स्टूडेंट्स करानी है बेटा। इंट्रो पैराग्राफ आपका ईमेल का होगा जो ब्रीफ
आप रखोगे और आप अपने सब्जेक्ट लाइन को थोड़ा सा इलाबोरेट करोगे इंट्रो वाली सेंटेंस पैराग्राफ में। जी बच्चे सेल फोन से क्या कर रहे हो? नेट नहीं आ रहा? अच्छा ओके। एक लाइन इंट्रो का पैराग्राफ लिखकर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर आप डिटेल्स बताओगे कि आपको 10 दिन की एक्सटेंशन क्यों चाहिए, काम कहाँ तक पहुंचा, क्या प्रॉब्लम आ गई है। सॉरी, रेनोवेशन प्रोजेक्ट का मतलब उर्दू में मैं कैसे बताऊं? जगह को ठीक ठाक करना, नॉट रीडेकोरेट। वो तो एक अलग होता है ना कि आप सिर्फ चीजें सारी ठीक है कि आपने नया ला रहे हो, चीजें ला रहे हो और फिर अरेंज कर रहे हो। रेनोवेशन का मतलब है कि कोई तोड़ फोड़ भी करने की जरूरत है, ये दीवार गिरा के छोटी बना दो और समथिंग लगता है। तो उसमें थोड़ा रेनोवेशन में मेजर काम होता है, रीडेकोरेशन में कम काम होता है। मैम फ्रॉम में नेम नहीं लिखना? नहीं बेटा, सिर्फ ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल कर रहे हैं ना हम। टू में भी ईमेल आईडी आएगी। ऐसी सिचुएशन में अगर मेंशन होता कि मिस फरा को जो है ना वो फलाने को सीसी रखना है, तो फिर आपका टू के नीचे सीसी भी आ जाता। आई डोंट थिंक सो कि टॉपिक में है कि किसी को सीसी रखना है। फॉर एग्जाम्पल मिस फरा अपने बॉस को सीसी रखे हैं में, तो वो अपना फिर सीसी वहां डाल देंगे। कार्बन कॉपी, और बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये आपको अगले टेस्ट में आ सकता है, चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जो आपको बीसीसी या सीसी स्टैंड्स फॉर। सॉरी, नो नो नो, सिर्फ ईमेल आईडी। अभी तक अगर आप टू फ्रॉम की बात कर रहे हो तो वहां आपने अपना सिर्फ ईमेल आईडी ही लिखनी है। अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए मिस फरा बता सकती हैं कि मैं डिजाइनर हूँ फलानी कंपनी की और आपके साथ प्रोजेक्ट पे हम, लेकिन ईमेल आईडी में सिर्फ आपने अपना ईमेल आईडी बनाना है, कोई नाम नहीं लिखना और कोई डेजिग्नेशन आगे कॉमा लगा के मेमो की तरह मेंशन नहीं करनी। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं तो सादिया शेख एट gmail.com, बस सिंपल। फरा एट hotmail.com कर सकते हो आप आराम से। बस इन चीजों के ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये फेक है। रियल लगे, प्रोफेशनल लगे, लेकिन इनके ऊपर क्रिएटिविटी नहीं दिखानी है कि 15 मिनट जो है ना वो हम इसी के ऊपर सोच रहे हैं कि कौन सी आईडी बनाए, कौन सी आईडी ना बनाए, कौन सी असली है। अच्छा जी, एक मिनट, हमारे सामने एक ईमेल है लाइबा की। हाशिम खुर्रम, फराह खान टू कंप्लीट शोरूम रेनोवेशन। ओके, ब्रैकेट में बेटा ईमेल आईडी नहीं लिखोगे आप, और सब्जेक्ट में क्लियरली आपने बताना है कि क्या आपका रीजन है फॉर राइटिंग। आपका रीजन ये नहीं है कि शोरूम रेनोवेशन कंप्लीट कर रहे हो आप। हमारा रीजन ये है कि हमें 10 दिन की एक्सटेंशन चाहिए, या इवन अगर हम 10 डेज नहीं भी मेंशन करते तो मेन हमारा रीजन है कि हमें एक्सटेंशन चाहिए, तो एटलीस्ट हम मेंशन करेंगे। ठीक है, डियर सर बिल्कुल कर सकते हो आप, मिस्टर खुर्रम भी कर सकते हो, मिस्टर और खाली सर भी कर सकते हो। गुड जॉब। फ्रॉम पहले आएगा, टू बाद में आएगा। फ्रॉम टू, अच्छा जहाँ, गुड। बच्चे फराह खान की तरफ से हाशिम खुर्रम को जा रही है, इसको भी चेक करिएगा। गुड पॉइंट आउट। ईमेल में कैपिटलाइजेशन भी नहीं होती। लिख सकते हो सब्जेक्ट में 10 डे एक्सटेंशन लिख दे। 10 डे नहीं लिखना कि अभी उनको नहीं डराना ज्यादा, डाल दें रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन फॉर प्रोजेक्ट, बस वो 10 डेज की बाद आप अंदर कर लो। वो ज्यादा बेहतर है कि एकदम उनको डराए ना, थोड़ी सी बुरी खबर दे दें। अच्छा जी, इधर पंक्चुएशन थोड़ा सा गड़बड़ है, डिजाइनर के साथ आर के साथ पंक्चुएशन मार्क होनी चाहिए।
and designer working with a company named House of Design. They already know that it is the project requires more time for completion, hence I am required to inform the client about it. बेटा हाशिम साहब ही तो क्लाइंट है, उनके को ही तो हम ये बुरी खबर दे रहे हैं. So sir, I request you to grant me 10 days extension to complete the renovation project. I hope. आपकी रिक्वेस्ट ठीक है, आई कैपिटल होने चाहिए और बहुत शॉर्ट है. अगर असली में ईमेल लिखेंगे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 150 वर्ड्स के हिसाब से बेटा ये ईमेल बहुत छोटी है. आई होप लाइबा समझ में आ रहा है बच्चे. बस 2 मिनट इरफान एंड फैशन एज एन इंटीरियर. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इंशाल्लाह कल मिलते हैं हम. अल्लाह हाफिज. काम मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स.